Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the topic on liquidity preference theory of interest. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को फोकस करते हुए ये बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी के इंट्रैक्शन के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है. इसके रेफरेंस में डिमांड फॉर मनी के लिए मैंने 3 मोटिव्स आपको बताए थे. पहला था ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा था प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा था इसके अंदर दैट इज द स्पेकुलेटिव मोटिव. प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन किया था. आज के लेक्चर में हम इससे आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. द थर्ड डिमांड फॉर मनी इज फ्रॉम द स्पेकुलेटिव साइड विच इज नोन एज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. इस टाइप की डिमांड ऑफ मनी को हम कीन्स कंट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं. स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डिजायर टू होल्ड वंस असेट्स इन लिक्विड फॉर्म टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मार्केट मूवमेंट रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्यूचर चेंजेस के बारे में अनसर्टेनिटी रहती है और एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं, तो उन चेंजेस के एडवांटेजेस को गेन करने के लिए जब एक इंडिविजुअल पर्सन एसेट्स को अपने पास लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करना चाहता है और उसकी वजह से मनी की जो डिमांड उसकी तरफ से क्रिएट होती है, उसे हम स्पेकुलेटिव मोटिव के नाम से जानते हैं. The cash held under this motive is used to make speculative gains by dealing in bonds and securities whose prices and rate of interest fluctuate inversely. यानी कि जब हम speculative motive की बात करते हैं तो speculative gains को फॉलो करने के लिए या speculative gains लेने के लिए इंडिविजुअल्स के द्वारा इस पर्टिकुलर कैश का यूज किया जाता है. जहां क्या करते हैं ये इंडिविजुअल्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में डील करते हैं और ये बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इस तरीके से होते हैं जिनके प्राइजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन होता है इनवर्स बेसिस पर. यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के प्राइजेस हाई होंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के प्राइजेस कम होंगे. तो इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है और उसके बेसिस पर स्पेकुलेटिव गेन करने के लिए इंडिविजुअल पर्सनस को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के नाम से लेते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अगर बॉन्ड के प्राइजेस फ्यूचर में राइज होने के चांसेस होते हैं तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा. यानी कि उनको उम्मीद होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है, तब जाकर बॉन्ड के प्राइजेस क्या होंगे? बढ़ने वाले हैं. तो आज की डेट में लोग क्या करेंगे? बॉन्ड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे. पीपल विल नाउ बाय बॉन्ड्स एंड सेल करेंगे उसको तब जब उनके प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे और इस तरीके से वो कैपिटल को गेन कर लेंगे. उस केस में बॉन्ड्स क्या होंगे? ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और कैश क्या होगा? कम अट्रैक्टिव होगा. अब रिवर्स सिचुएशन की बात करते हैं. अगर बॉन्ड प्राइजेस फ्यूचर में उनके बॉन्ड प्राइजेस के फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? राइज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में, तो राइज होगा. तो इसका मतलब पीपल क्या करेंगे? पीपल आज की डेट में ही बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर देंगे जिससे कि उन्हें फ्यूचर में कोई कैपिटल लॉस ना हो. तो आज की डेट में कैश क्या हो जाएगा? ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और बॉन्ड्स कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बिल्कुल इनवर्स हो गया. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बिल्कुल इनवर्स हो गया. और इसी तरीके से जब हम बात करेंगे इन रेफरेंस ऑफ द बॉन्ड प्राइस तो क्या होगा? तो इस केस में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है. क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था तब बॉन्ड के प्राइसेस ज़्यादा थे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और उस समय डिमांड भी क्या थी है ना? डिमांड कम हो गई थी इनकी मनी की.
तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट में एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में। तो हम कह सकते हैं जो SDM है यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फंक्शन है। तो ये तो बात हो गई आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की। अब हम बात करते हैं अबाउट द टोटल डिमांड फॉर मनी। टोटल डिमांड फॉर मनी जिसे हम DM से रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ सम ऑफ TDM टोटल डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, PDM टोटल डिमांड ऑफ मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, प्लस SDM टोटल डिमांड ऑफ मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिमांड फॉर मनी मिल जाएगी। अब ये जो टोटल डिमांड फॉर मनी है इसका स्लोप कैसा होगा? इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में मैंने कैसा रिलेशन बताया था अभी आपको? इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि TDM और PDM ये तो इनकम के फंक्शन होती है, ये तो इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी, इन दोनों की। लेकिन जो SDM है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो टोटल डिमांड है मनी की वो स्पेकुलेटिव डिमांड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि टोटल डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होगा। लेकिन ये जो नेगेटिवली स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक लिमिट से कम हो जाए तो उस लिमिट पर ये जो टोटल डिमांड फॉर मनी कर्व है, जो नेगेटिवली स्लोप हम बोल रहे हैं लगातार इसको, वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करेगा, जिसे हम फ्लोर रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे। और इससे नीचे इंटरेस्ट को किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसको हम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये पीपल की एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, जिसे हम लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से जानते हैं। और इससे ज़्यादा, इससे कम लिक्विडिटी प्रेफरेंस को सोसाइटी के अंदर फॉलो नहीं किया जाएगा। ये मिनिमम लिक्विडिटी प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो हियर इन दिस ग्राफ यू आर लुकिंग टोटल डिमांड फॉर मनी ऑन एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ मैंने कर्व को रिप्रेजेंट किया है जो डाउनवर्ड वे में जा रहा है। दिस इज द टोटल डिमांड कर्व फॉर मनी, दिस इज द कर्व, दिस इज टोटल डिमांड कर्व फॉर मनी। ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गया, जिसको मैंने R मिनिमम से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां से ये क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक हो गया। दिस R मिनिमम इज द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मिनिमम लिक्विडिटी प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसे हम आगे डिटरमाइन करेंगे वो इस R मिनिमम और R मैक्सिमम के बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? डाउनवर्ड स्लोप का मतलब नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो डिमांड फॉर मनी OM से बढ़कर OM1 हो गई। तो ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल डिमांड फॉर मनी। ये तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया, R मिनिमम और R मैक्सिमम भी हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई की। कीन्स के अकॉर्डिंग जो मनी सप्लाई है वो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करती है। और ये जो मनी सप्लाई कर्व होता है ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। यानी इनका कहना होता है कि जो मनी सप्लाई है दैट इज फिक्स्ड, वो कांस्टेंट रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इसी वजह से इसका कर्व कैसा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने टोटल सप्लाई ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करा है। दिस इज द SM कर्व, जिसे हम टोटल सप्लाई कर्व, टोटल मनी सप्लाई कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसको M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब OM विल बी द टोटल सप्लाई अवेलेबल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रेट ऑफ इंटरेस्ट OR, सप्लाई उतनी ही रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से बढ़कर OR डैश हो गया, सप्लाई ऑफ मनी उतनी ही रही, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करो। ओके, नाउ वी विल डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कीन्सियन। कीन्स के अकॉर्डिंग
rate of interest is determined at a point where demand curve for money and supply curve of money intersect each other, and this point of intersection is known as the equilibrium point. यानी कि जहां डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम देंगे। और इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाएगा। ग्राफिकली मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर द ग्राफ हियर इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ये मैंने रिप्रेजेंट किया है ऑन द एक्स एक्सिस डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को, और वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये आपका कर्व हो गया, दिस इज द डीएम, टोटल डिमांड कर्व फॉर मनी। ये यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक हो गया, तो ये R1 ये R मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटिंग द R मिनिमम। ठीक है, नाउ सप्लाई कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस SM, ये सप्लाई कर्व ऑफ मनी है। दिस सप्लाई कर्व ऑफ मनी इज इंटरसेक्टिंग द टोटल डिमांड कर्व फॉर मनी एट द पॉइंट E। ये इस E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस E पॉइंट पर टोटल डिमांड कर्व फॉर मनी और टोटल सप्लाई फॉर मनी इक्वल है, तो इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला, दिस इज द OR, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से ज़्यादा हो जाता है OR1, तो अगर OR1 हो जाएगा, तो OR1 होने के केस में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉइंट समझ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बॉन्ड के प्राइजेस क्या होंगे, कम हो रहे होंगे, और बॉन्ड के प्राइजेस कम होंगे तो उनकी परचेजिंग क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस केस में आप देख रहे हो टोटल डिमांड फॉर मनी इज लेस देन टोटल सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो इसको कम करने के लिए क्या होगा, इसको कम करने के लिए बॉन्ड के प्राइजेस कम हो जाएंगे, और बॉन्ड के प्राइजेस कम होंगे तो लोग वह क्या होंगे, इंडिविजुअल्स उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे। जब परचेज करने में इंटरेस्ट होंगे तो उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और ये डिमांड तब तक बढ़ेगी जब तक OR रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाता। ठीक है, कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं हम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से कम होकर OR2 रह जाता है, दिस OR2, उस केस में क्या होगा, उस केस में डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, यानी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड के प्राइजेस क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे, और जब बॉन्ड के प्राइजेस बढ़ रहे होंगे तो उनको क्या करा जाएगा, सेल किया जाएगा, जैसे कि किसी भी कैपिटल लॉस से बचा जा सके। और जब सेल किया जाएगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और ये तब तक सेल किए जाएंगे जब तक कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, हमेशा हमेशा E पॉइंट पर रहेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो OR होगा उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जो OM है वो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ मनी के नाम से जानी जाएगी, जहाँ पर टोटल डिमांड फॉर मनी टोटल सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल होगी। ओके, थैंक यू।